नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते करीब 1-1.5 साल से देश में एक अजीब तरह का माहौल बनाया जा रहा था और वो माहौल भारत के चुनावों को लेकर, भारत के चुनाव आयोग को लेकर और भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए जो एसआईआर प्रक्रिया चला रहा था उसको लेकर। देश में शायद पिछले 1-1.5 साल में चुनावों को लेकर के जितने झूठ पिछले 1-1.5 साल में बोले गए, शायद वो आजादी के बाद, पूरे आजादी के बाद अब तक के कालखंड में उतने झूठ नहीं बोले गए होंगे चुनाव को लेकर जितने पिछले 1 से 1.5 साल में बोल दिए गए। कारण बड़ा स्पष्ट सा है। बीजेपी जीत रही थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है। दूसरी तरफ बाकी विपक्षी पार्टियां जिसमें टीएमसी है, आरजेडी भी है, आम आदमी पार्टी भी है, उनको भी जनता ठुकरा रही है। तो बजाय इसके ये समझने के कि जनता उन्हें क्यों ठुकरा रही है, सीधा सीधा इन पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल करके भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया। तो बजाय इसके ये समझने के कि जनता उन्हें क्यों ठुकरा रही है, सीधा सीधा इन पॉलिटिकल पार्टियों ने मिल करके भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया। और जब एसआईआर शुरू हुई, जो कि वोटर लिस्ट की को दुरुस्त करने के लिए किया गया था, तो क्या क्या कहा गया मैं आज कार्यक्रम के शुरू में याद दिला देता हूं, क्योंकि उम्मीद करूंगा कि ये याद दिलाने के बाद कम से कम मेरी डिबेट में कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमने तो ऐसा कहा नहीं था, हमने तो वैसा कहा नहीं था। उम्मीद करूंगा, हालांकि देखते रहिएगा, फिर भी लोग जरूर बोलेंगे कि हमने ऐसा नहीं कहा था, वैसा नहीं कहा था। लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, 14 अप्रैल 2026 राहुल गांधी का यह बयान है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि एसआईआर जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एसआईआर असंवैधानिक है, एसआईआर नहीं करवा सकते आप। ये राहुल गांधी जी का बयान था और संसद में वो लगातार राहुल गांधी विपक्ष के नेता कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो लाल रंग की किताब है वो किताब लेकर के घूम रहे थे और एक हाथ में किताब लेकर एक हाथ में नो एसआईआर के तख्तियां लेकर घूम रहे थे और ये साबित कर रहे थे कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान में एसआईआर की कोई व्यवस्था नहीं है और चुनाव आयोग एसआईआर करवा ही नहीं सकता, ये राहुल गांधी जी ने कहा था। और उसके बाद फिर क्या कहा राहुल गांधी जी ने? 24 अगस्त 2025 को कहा कि चुनाव आयोग और विपक्ष जो है एसआईआर के नाम पर विपक्ष के वोट काट रहे हैं। फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी की एंट्री होती है। अखिलेश यादव जी कहते हैं एसआईआर के जरिए संविधान का विरोध कर रही है भाजपा, एसआईआर के जरिए संविधान का विरोध कर रही है। तो इन्होंने पूरी तरह से एसआईआर को असंवैधानिक प्रक्रिया कह दिया था। राहुल गांधी दोबारा कहते हैं कि जब हमने बीजेपी की वोट चोरी पकड़ी तो इन लोगों ने एसआईआर का काम शुरू कर दिया और एसआईआर के माध्यम से इसमें सीधा चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। ठीक है, और यहां तक कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वोट चोरी एंटी नेशनल एक्ट है और ये जो एसआईआर चल रहा है ये इससे जो है वोट चोरी हो रही है। देश में एसआईआर बड़ी समस्या है, तमाम सांसदों ने कहना शुरू किया। लेकिन आज क्या हुआ? आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये तमाम जो झूठे नैरेटिव और ये जो एजेंडा खड़ा किया गया था कि एसआईआर असंवैधानिक है, चुनाव आयोग का ऐसा हक ही नहीं, चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए वोट चोरी कर रहा है, फलाना ढिमकाना, ऐसे 50 बयान मेरे पास हैं। डेमोक्रेसी को जो है हाईजैक किया जा रहा है, ये सब जो कहा जा रहा था एसआईआर को लेकर, आज चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो हुई देश में वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। चुनाव आयोग को इस बात का पूरा अधिकार है कि जो वोटर लिस्ट है, मतदाता सूची है, उसके शुद्धिकरण के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए वो एसआईआर करवाए और एसआईआर करवाते हुए बाकायदा जो लोग 3 जो प्रमुख कारण हैं, जो लोग उन 3 पैमानों पर खरे नहीं उतरते, चुनाव आयोग को अधिकार है उनके वोट डिलीट कर सके। यह भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या इसके बाद कांग्रेस का, विपक्ष का जो एजेंडा था, क्या वो धराशायी नहीं हो गया? आज दो टूक में इस पर चर्चा करना चाहते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, आज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको जो मैंने बताई, क्योंकि डिबेट में फिर कुछ लोग कहेंगे हमने तो ऐसा कहा नहीं, वैसा कहा नहीं, तो कुछ आपको बयान सुनवा देता हूं और उसके बाद बयानों पर आऊंगा। पहले देखिए, सुनिए किस तरह से एसआईआर को लेकर भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ एक फेक नैरेटिव, फेक एजेंडा और चुनाव आयोग के खिलाफ नफरत फैलाई गई देश भर में पिछले 1 से 2 साल में। देखिए जरा।
जैसे ही हमने इनकी वोट चोरी पकड़ी, इन्होंने एसआईआर काम शुरू कर दिया। एसआईआर का मतलब इलेक्शन कमीशन ने ही वोट चोरी का काम शुरू कर दिया। का कत्ल है और हम इसी के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये एकदम गलत है जो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक उनको याद नहीं आएगा ये इनजस्टिस है। अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ कि नंदलाल निषाद उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। तो ये तमाम झूठ थे जो एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर फैलाए गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव आयोग को एसआईआर करवाने का अधिकार है। लेकिन अब उसके बाद किस तरह से अपने जो फेल एजेंडा है उसके पक्ष में या उसको घुमा फिराकर देश की जनता के बीच ले जाने के लिए कुछ और नए झूठ बोले जा रहे हैं, वो भी सुनवाता हूं। और इस पर बीजेपी की ओर से क्या कहा गया और अधिवक्ताओं ने क्या कहा, सुनिए। बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था, उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, कि जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे। जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है और ये एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय लेती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। तो मैंने आपको तमाम बयान सुनवा और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एजेंडा हुआ धराशायी और सच्चाई सामने आई। तो इसी पर आज की चर्चा होगी। मेरे साथ आज डिबेट में जो है 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला जी। मेरे साथ निखिल जैन जी जुड़े हुए हैं। निखिल जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ अखिलेश कटियार जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
और मेरे साथ रुद्र विक्रम सिंह जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं निखिल जी और शहजाद पूनावाला जी, आप दोनों को 1.5 मिनट और उसके बाद आज की डिबेट को ओपन करूंगा। शुरुआत निखिल जैन आपसे। निखिल जैन, SIR असंवैधानिक है, ये विपक्ष के बयान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी कर दिया, क्या कहेंगे आप? 1.5 मिनट आपके। अशोक जी, सबसे पहले तो बतौर नागरिक, बतौर अधिवक्ता, मैं आपके दर्शकों को ये चीज बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आलोचना करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, उनकी जजमेंट सबको माननी पड़ेगी, बीजेपी, कांग्रेस, मुझे, आपको, लेकिन जजमेंट की आलोचना जरूर करी जा सकती है और मैं वही करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने दिस जजमेंट इज गुड इन लॉ, बिकॉज बहुत सारे मुद्दे जो पिटिशनर्स थे उनके द्वारा उठाए गए कि किस तरीके से जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज लाइक क्रिएटिंग वोटर रोल्स एब इनिशियो, किस तरीके से नाम काटे जा रहे हैं तो दैट इज लाइक मास डिलीशन, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं जो भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर बनाती है उसमें स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का कोई प्रोविजन नहीं है। इंटेंसिव डिवीजन का है और स्पेशल डिवीजन का है, दोनों को मिला के करने का कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात आपने ये कही कि किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने एक माहौल बनाया पिछले कुछ महीनों में। आप शायद ये बताना भूल गए दर्शकों को कि किस तरीके से 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री तो क्या नहीं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से माहौल बनाया था जेम्स लिंगडो के खिलाफ, जो तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब उन्होंने कहा कि दंगों के जज्बात चुनाव करा दो, चुनाव आयोग ने मना करा और उन्होंने वो बार बार जाके सभा में लिंगडो उनका धर्म उजागर करने की कोशिश करते थे। 2009-2010 में किस तरीके से बीजेपी ने मजाक उड़ाया। जीवीएल नरसिम्हा राव जो बाद में राज्यसभा के सांसद रहे बीजेपी से, उन्होंने तो पूरी किताब लिख दी कि ईवीएम तो डेमोक्रेसी पे फ्रॉड है, तो वो माहौल नहीं बना रहे थे। लेकिन आज अगर विपक्ष के साथी 80,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी दे रही है, कोई कोर्ट में केस कर रहा है, प्रमाण दे रहे हैं, तो वो माहौल बना रहे हैं। ओके 1.5 मिनट आपके पूरे। शहजाद जी, इससे पहले आपको मैं मौका दूं, एक छोटी सी टिप्पणी मेरी है। मैं निखिल जैन जी आपको बधाई देता हूं क्योंकि निखिल जैन जी ने, मुझे लगता है, विपक्ष का और भारत में उस पक्ष का एजेंडा और एक्सपोज कर दिया जो कहता है कि भारत में जो विपक्ष है उसको विरोध करने का, उसको आलोचना करने का अधिकार नहीं है। वो सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, वो बाकी किसी के। अब देखिए ना, खुद ही निखिल जी ने बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको अधिकार होगा। और विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। विपक्ष को यह भी अधिकार है कि चुनाव आयुक्त को बोलें कि मैं इनकी उंगलियां काट दूंगा, और विपक्ष को यह भी अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जो है विरोध कर सके। उसके बाद मुझे लगता है कोई इस देश में होना नहीं चाहिए जो कहे कि उसको देश में विरोध करने का अधिकार नहीं मिला। शहजाद पूनावाला, 1.5 मिनट आपके। देखिए, आज संविधान विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक, इन पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसलिए ये मेल्टडाउन मोड में है। अब पहले तो अभिषेक सिंह भी बोलते हैं कि हम तो फैसले का स्वागत करते हैं, प्रोसेस पे कुछ नहीं बोला, केवल SIR पे बोला, और हमने SIR का कभी विरोध नहीं किया था। आपने बता दिया कि SIR लोकतंत्र पे वार, ये 25 जुलाई 2025 में फाड़ते हुए उन्होंने दिखाया था, और प्रोसेस का भी विरोध किया है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को भी अपहोल्ड किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने SIR की लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को भी अपहोल्ड किया है। ये आज पूर्ण तरीके से उन्होंने बता दिया है। परंतु ये वो मंडली है जो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था SIR पे, और बोला था टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन, एक एफिडेविट नहीं दे पाए थे किसका गलत वोट कटा। पर ये वही लोग हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट जब उनके तरफ से फैसला देता है तब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े करते हैं। जब ईवीएम से चुनाव जीतते हैं, जैसे केरल में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, तब ईवीएम ठीक है, वरना ईवीएम पे सवाल खड़े करते हैं। और 41 जो वर्डिक्ट्स आ चुके हैं। जब ये SIR की भी बात होती है तो बंगाल में SIR क्वेश्चन किया और वही केरल में SIR से जीते, तो उनके विधायक, कांग्रेस के विधायक मैथ्यू ने बोला कि SIR बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, वहां पर दोहरा चरित्र अपनाते हैं। महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, एक प्रमाण नहीं दे पाया, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकारा। हरियाणा में आरोप लगाया, एक प्रमाण नहीं दे पाए। CEO वेस्ट बंगाल जब चीफ सेक्रेटरी बनते तब ये नाचते हैं, और केरला में CEO केरलम को बना देते हैं सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का, तब वो ठीक होता है। आज इनके दोहरे चरित्र स्पष्ट हो चुके हैं, और कैसे घुसपैठिया बचाने की कोशिश कर रहे थे वो भी स्पष्ट हो चुका है। अब निखिल जैन बताए कि क्यों वो घुसपैठिया बचा रहे थे। ओके, निखिल जैन। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि घुसपैठिए संरक्षक हो गए विपक्ष। इन्हें याद दिला दूं कि 80,000 डेपुटेशंस घुसपैठियों की, इलीगल इमिग्रेंट्स की यूपीए सरकार ने करी थी। आपकी सरकार 30,000 भी नहीं कर पाई है। दूसरी आपको मैं बात, वो आंकड़ा याद हो गया है।
बोलिए। बहुत अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए, पता चलना चाहिए ना समाज को और देश को कि कौन इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है आगे और कौन बढ़ते उनके नहीं आप पक्ष लोग, में इसलिए है। मैंने कहा दूसरी चलिए दूसरी चीज इन्होंने कहा कि गलत वोट कटने का कोई प्रमाण नहीं दिया गया, गलत तरीके से वोट कट रहे हैं। ये तो खुद उत्तर प्रदेश के महामहिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था जब वहां एसआईआर हो रहा था, 10 लाखों लोगों के नाम जोड़े गए थे। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशंस के दौरान एफिडेविट सबमिट करे थे। योगेंद्र यादव तो अपने साथ उन लोगों को कोर्ट ले गए थे जिनको मृत घोषित करके उनका नाम काट दिया गया था, और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील द्विवेदी साहब कहते फिर रहे थे कि अरे ये क्या ड्रामा क्यों कर रहे हो आप। उसके बाद आपने हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र करा शहजाद जी। हरियाणा में विपक्ष ने कोर्ट में फाइल करा, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की दिसंबर 2024 की जजमेंट आई कि आप सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करिए। चुनाव आयोग ने और भारत सरकार ने मिलकर रेट्रोस्पेक्टिवली रूल बदल के कह दिया कि सीसीटीवी की फुटेज नहीं दी जाएगी। आप फॉर्म 17C को ट्रांसपेरेंटली नहीं डालते हो, आप बूथ वाइज वोटर सेग्रीगेशन डेटा क्लियरली नहीं देते हो, और आप फिर दूसरों से कागज मांगते हो। जब इलेक्शन कमीशन को कागज दिखाने को बोलो तो भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद तो उन्होंने कागज दिखाए डिलीटेड वोटर्स की, जब उन्होंने पहली लिस्ट दी थी बिहार में। ये सब अगर आपको सही लग रहा है और आप यहां पर चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, तो जनता भी देख रही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग में ये रिश्ता क्या कहलाता है, जनता भी समझती है। शहजाद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट करना अगर चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनना है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन रहा था? दूसरी बात यह है कांग्रेस के विधायक process, I mean, also removed a lot many fake voters, which I mean in some constituents at least managed by CPM. So, तो क्या मिस्टर मैथ्यू एमएलए कांग्रेस पार्टी ये भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता है क्या? अच्छा, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि ये एसआईआर और ये ईवीएम केवल वहां पर गड़बड़ है जहां पर चुनाव हारते हैं। अभी सीसीटीवी फुटेज की बात की, बंगाल में चुनाव होते रिजल्ट आके 4 मई से कितने दिन हो गए, कितनी पिटीशन डाली है टीएमसी के नेताओं ने, और फाल्टा में तो रीपोलिंग के टाइम पे भाग गए चुनाव से। भाई वहां पे खड़े रहकर वोट करवाते और देखते ना कहाँ है स्थिति, क्या है स्थिति। परंतु मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूँ, आज निखिल जैन से पूछना चाहता हूँ। 2 पॉइंट आपने लगातार बोले। आपने बोला कि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने तो ये देखिए एक पोस्टर भी लेकर आया, ये है माननीय खड़गे जी एसआईआर को फाड़ रहे और पीछे लिखा है लोकतंत्र पे वार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आप एसआईआर कराते थे तब वो चमत्कार था, आज एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है, मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के पास, कोई रूल का वायलेशन नहीं है और आर्बिट्रेरी नहीं है, ये बोला है। और आप प्रोसेस पे भी सवाल उठाते थे कि दलितों के, मुसलमानों के। तो भाई वो योगेंद्र यादव जी ऐसा गमछा डाल के हवा आ रही है, आंधी आ रही है, अरे एक एफिडेविट दे देते ना सुप्रीम कोर्ट में बिहार की। बिहार में सुप्रीम कोर्ट मांग के थक गया। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था अरे हवा आ रही है तो एक तो दे दो, तो एक भी नहीं दे पाए। फिर टीवी चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत निर्णय हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे 5 एफिडेविट आप दिखा दो गलत नाम कटे बिहार के। देखिए क्या है ना भारत में पिछले कुछ एक मिनट रुकिए, मैं उनका काम हो गया डिबेट पे। रुकिए 1 मिनट। ऐसा है, भारत में एक नया वर्ग पैदा हुआ है जो हर चुनाव में पहले मतलब वीडियो बनाएगा, टेलीविजन चैनल पे बैठ करके जिताएगा और उसके बाद जैसे ही जनता का फैसला आएगा वो जो है वो पलट जाएगा। वो कहेगा जी वो तो हमारा तो फैसला सही था लेकिन जनता ने गलत फैसला कर दिया या चुनाव आयोग ने कर दिया। लेकिन अभी एक बात निखिल, और उसके बाद मैं आगे भी बढ़ूंगा। देखिए ये जो अभी केरला की बात हुई ना, सवाल है केरला में क्यों नहीं होता चुनाव वोट चोरी? केरला में क्यों नहीं होता? केरला में जब ये बात सही है, उन्होंने अभी एक विधायक का बयान सुनाया, वो तो विधायक चलो विधायक होंगे ना, ये तो रमेश चेन्नीथला का बयान है। जब तक रमेश चेन्नीथला कांग्रेस के कौन से नेता मुझे नहीं पता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में थे, कितने बड़े नेता आप अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। रमेश चेन्नीथला ने कहा जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब रमेश चेन्नीथला का बयान है कि केरला में 4 लाख बोगस वोट हैं, 4 लाख बोगस वोट हैं, ये रमेश चेन्नीथला कह रहे हैं। तो अगर बोगस वोट कांग्रेस कहेगी, बोगस वोट बीजेपी कहेगी, बोगस वोट जहां जहां विपक्ष में जो पार्टी है वो कहेंगी, तो चुनाव आयोग ने कहा भाई ठीक है एसआईआर करवा लेते हैं, जो बोगस वोट है उनको निकाल देंगे। अब सवाल है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहना, और आप मतलब ये विपक्ष की हिम्मत की दाद देता हूं, पहले वो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये कहते हैं कि भाई कोर्ट के फैसले की तो आलोचना की जा सकती है, तो भाई आलोचना आप सबकी कीजिए, लेकिन कम से कम उस फैसले को स्वीकार भी कीजिए। और मुझे लगता है
आज ये विपक्ष को ये कहना चाहिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने एसआईआर की प्रक्रिया को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करिए कि उसने ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन साथ साथ कहिए कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम नतमस्तक होते हैं और हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमसे भूल हुई। इतना कहने में तो बड़ा दिल दिखाना होता है निखिल जी, इसमें क्या आपत्ति है? नहीं अशोक जी, मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबको मानना पड़ेगा। हम भी मानते हैं, शहजाद भी मानते हैं, आप भी मानेंगे। नहीं, मानना तो पड़ेगा ही। सुनिए ना, एक मिनट, ये तो मत कहिए मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे, मतलब क्या कर लेंगे आप? नहीं तो मान तो रहे हैं, आप क्या नहीं चाहते मानेंगे। हैं? सुनिए एक मिनट, मेरा पूरा सवाल तो लीजिए। ये आप एहसान नहीं कर रहे ना सुप्रीम कोर्ट पर ना किसी और पर, ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मानना पड़ेगा, संवैधानिक बाध्यता है आपकी। नहीं मानेंगे तो नेपाल बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मत कह के, सुनिए, ये मत कह के एहसान जताइए कि कोर्ट का फैसला मानते। मैं ये कह रहा हूं कि आप कोर्ट का फैसला मानते हुए इतना बड़ा दिल दिखाइए, कहिए कि भाई हमने कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, हम ये मान गए कि ये प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसमें ये चीजें हम अनुरोध करते हैं, ये भी हो जाए। ये कहेंगे तो ज्यादा बड़ा दिल लगेगा आपका। अच्छा, पहले शहजाद कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईआर पे सवाल उठाए थे बहुत गलत थे और योगी आदित्यनाथ को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उस पर तो वो जवाब दे नहीं पाएंगे। घुसपैठिया संरक्षण का जब इन्होंने आरोप लगाया था, ये बताना भूल गए कि एसआईआर की एक्सरसाइज जितने भी स्टेट्स में हुई है, कहीं पर भी चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से एक भी व्यक्ति को घुसपैठिया करके चिन्हित नहीं करा है। लोगों के नाम निकाले गए हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे, इस पे उस पे, लेकिन किसी को घुसपैठिया नहीं बताया गया है। बोगस वोट का आपने चर्चा करी कि सारी पार्टियों ने कहा है बोगस वोट है, बिल्कुल बोगस वोट थे। वो उनको निकालने का प्रोसेस होता है जब आप रेगुलर रिविजन्स करते रहते हैं। शहजाद यहाँ पर आके झूठ फैला रहे हैं कि कांग्रेस एसआईआर कराती थी तो कुछ गलत नहीं होता था। शहजाद से बोलिए एक कागज प्रमाण दिखा दें कि 2025 से पहले इस देश में किसी भी सरकार, किसी भी चुनाव आयोग के अंडर एक भी एसआईआर हुआ हो। इंटेंसिव रिविजन्स हुई हैं, स्पेशल रिविजन्स हुई हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आज तक नहीं हुई। आप दोनों ऐसे अचंभित बैठे हैं, लेकिन आप प्रमाण कागजी तौर पे दिखा दीजिए। और आखिरी चीज सर, आखिरी चीज निखिल जी, सलाम है आपको। आखिरी चीज नौसेना के अध्यक्ष से कागज मांग लिए थे। तो दो टू डिफरेंट थिंग्स। सलाम है सर, नहीं सर, सलाम है। नहीं अशोक जी, मैं सलाम कर रहा हूँ सर, सलाम कर रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया, मैं भी आपको सलाम करता हूँ, लेकिन आप एक जरा शहजाद से भी पूछेगा, नौसेना के पूर्व अध्यक्ष को कह दिया कागज दिखाओ, बताओ तुम नागरिक हो या नहीं हो। हाईकोर्ट के जज को कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के इलस्ट्रेटर के ग्रेट ग्रैंडसन। अब मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। 2 साल पहले अशोक जी, मैं आपके साथ डिबेट में आता था, तब निखिल जैन की पारी इनिंग्स जस्ट शुरू हुई थी। तब निखिल जैन रोज सुबह शाम कलमा पढ़ वो करते थे कि भाई कैसे ईवीएम खराब है। अब 6 महीने से 1 साल से ईवीएम के ऊपर मैंने आपके बीच में नहीं बोला निखिल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप नहीं तो आपकी पूरी जमात तो बोलती ही थी, पूरे दिन रात वो बोलते थे ईवीएम 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 ईवीएम, एवरी वोट मोदी ईवीएम, बोलते नहीं बोलते थे। हाँ सुनिए, अब सुनिए ना, पर अब ईवीएम बोलना ही बंद कर दिया है। अब अशोक जी बताइए, अगर हम ईवीएम मैनिपुलेट कर रहे थे तो भाई वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करने की क्या आवश्यकता होती? कोई बुद्धू ही होगा जो ऐसे करेगा। और ये ईवीएम भी गजब है भाई, तेलंगाना में मैनिपुलेट नहीं होती, कर्नाटका में नहीं होती, हिमाचल में नहीं होती, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो जाती है, फिर 24 में नहीं होती, पर महाराष्ट्र और हरियाणा में हो जाती है। गजब चल रहा है। दूसरी बात, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि और कौन कौन है चुनाव आयोग के प्रवक्ता? उमर अब्दुल्ला जी भी है क्या, जो बोलते हैं कि ईवीएम को दोष मत दो, इलेक्शन कमीशन को दोष मत दो? एनसीपी की सुप्रिया सुळे भी है क्या, वो भी हमारी एजेंट बन गई है क्या, बता देना। तीसरी बात, ये अधीर रंजन चौधरी ने बोला 45 लाख फेक वोटर है बंगाल में। ये तेलंगाना में नाचते थे 2018 में 70 लाख फेक वोटर है, काटो काटो काटो, फिर कटे कुछ 40 लाख। जब 40 लाख कटे तब बोले कि बहुत अच्छा कटे, अच्छा है कटे। तो तेलंगाना में किसके वोट कटे होंगे? हैदराबाद में किसके वोट है ज्यादा? बताओ, कौन से समुदाय के लोग गए हैदराबाद में? तब वो ठीक था। एनीवे, आखिरी पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन किसी को घुसपैठिया नहीं बता सकता। इलेक्शन कमीशन जब एक बार वोटर्स जो है जिनके अधिकार नहीं बनते उनको नोटिस इशू करता है, जैसे बिहार में किया है। अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वो एमएचए के पास जाएगा। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब योगेंद्र 10 सेकंड और, योगेंद्र यादव को इन्होंने कोट किया। योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एडीएम जबलपुर के फैसले से कंपेयर किया। अभी निखिल जैन ने क्या बोला? मेरे 10 मतभेद है निखिल से, पर निखिल ने बोला सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा। हाँ। निखिल जैन से अब मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने योगेंद्र यादव को कोट किया। योगेंद्र यादव बोल रहा है कि ये एडीएम जबलपुर वाला इमरजेंसी वाला फैसला है। डू यू एग्री विथ हिम? यस और नो, इससे स्टार्ट करो।
चलिए एडीएम जबलपुर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का था, वो भी सबको मानना था। अगर वो गलत था तो ये भी गलत है, अगर ये सही है तो वो भी सही था। आप बोल दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले मानने चाहिए, आज से लेकर अब तक, आजादी से लेकर अब तक। बोल दीजिए, अगर आप एडीएम जबलपुर को गलत ठहराते हैं तो इसको क्यों नहीं ठहरा सकते? आप एडीएम जबलपुर के सही पक्ष में मानना हैं? पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल एडीएम जबलपुर के पक्ष में हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं एडीएम जबलपुर के पक्ष में हूं, ना मैं ये इस फैसले के पक्ष में हूं। ये योगेंद्र यादव जी का विरोध कर रहे हैं, योगेंद्र यादव जी की बात से सहमत नहीं है। ये निखिल जैन मैं चेंज हो गए। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस जजमेंट। नहीं, अशोक जी, मैं तो जजमेंट नहीं, मैं योगेंद्र यादव की बात इज बैड इन लॉ। हैं? योगेंद्र यादव अगर इसे एडीएम जबलपुर से कंपेयर कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल तो आपसे है। एडीएम जबलपुर भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था। अच्छा। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, रिकलेक्शन, ये भी 2 जज बेंच है। अब निखिल जी एक और बात सुन लीजिए। अब ये मेरी बात नहीं है, ना अशोक जी की बात है, किसकी बात है? ये आप ही के इकोसिस्टम से स्वाति चतुर्वेदी। योगेंद्र यादव ऑपोजिशन को मामू बना रहा है। ही इज लीडिंग, मतलब मैं इंग्लिश का हिंदी में पढ़ रहा हूँ मामू बना रहा है, उनको गार्डन पाथ पे ले जा रहा है और हमेशा वाइनिंग करते रहते हैं, हमेशा रोंदू की तरह रोते रहते हैं। ये गलत कर रहे हैं। अब ये स्वाति चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है योगेंद्र बाबा पे। भाई ये तो देखिए, ये आपका अधिकार क्षेत्र में ही गड़बड़ है। शहजाद जी, आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है कि कांग्रेस योगेंद्र यादव के बीन पर नाचना चाहती है या कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार की बीन पर नाच। ये कांग्रेस का प्रोवोगेटिव है, कांग्रेस को नाचने दीजिए, जिस पे नाच रहे हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो विरोध है, मेरा ये सिर्फ सीधा सीधा कहना है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और जो लोग हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, कम से कम उनको आज के फैसले पर कम से कम ये कहना चाहिए कि हाँ, हम गलत थे जब ये कहते थे संवैधानिक अधिकार नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे पास, अभी मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे, एक नहीं, जो झूठ फैलाए गए वो सारे हैं। लेकिन ये इस पूरे जो एसआईआर को लेकर जो पूरा प्रहसन चला, उसमें सबसे दुखदाई ये था कि उसमें भारत के चुनाव आयोग को इस तरह से निशाना बनाया गया कि लोग भारत के चुनाव आयोग और भारत के चुनाव आयुक्त को लेकर जिस तरह की जहरीली बातें कर रहे थे। वो भी एक संवैधानिक पद है, उस संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के उंगलियां काटने, गर्दन काटने की जो बात कर रहे थे, कम से कम इसके लिए तो शर्मिंदा होना ही चाहिए। लेकिन मैं अखिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश जी, आज का फैसला आपके सामने है, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं काफी देर से आपकी डिबेट सुन रहा हूं श्रीवास्तव साहब जी, और ठीक है, तो से ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया अगर वो निष्पक्ष हो तो किसी को सवाल नहीं हो सकता लेकिन अगर तार्किक विसंगतियों का आधार बना के 27 लाख लोगों को वोट डालने से वो वंचित हो गए, रह गए, क्या इस पे हमें शर्मिंदगी नहीं होती अशोक जी? आधार कोई भी हो, वजह कोई भी हो, एक वोट का अधिकार ही तो हमें बताता है कि यार ये देश मेरा है, हम इसके नागरिक हैं और हम अपनी सरकार चुनते। उसके नाम में विसंगत थी, उसमें इसमें विसंगत थी, वो पर्चे लेके घूम रहे। चुनाव तो 15 दिन 20 दिन बाद भी हो सकता था। लेकिन अगर इस तरीके से 27 लाख बहुत बड़ा नंबर है और इतने लोग अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित हो गए, उसके कारण पे हम 1.5 घंटे बहस करें अशोक जी, वो हो सकता है। लेकिन क्या ये दुख होने का, हमें शर्मिंदा होने का, हम लोकतांत्रिक देश में हम अपने सवाल खड़े करते हैं, लेकिन 27 लाख लोगों का अधिकार तो हमने छीन लिया। जस्टिस बागची साहब का जो कहना था कि अगर जीत हार का अंतर और तार्किक विसंगत वाले कटे हुए वोटों के अंतर पे अगर फर्क रहेगा तो बात होनी चाहिए, लेकिन कई सीटें वो भी देखने को मिली जहां पे वो चीजें देखी गई। हम चुनाव आयोग पे अगर आप कोई सुधार करते करें, अच्छी बात है, सरकार ने ये एक जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाए, वो भी एक प्रक्रिया को बहाना बना के उसको आधार बता के कर दिया जाए किस वजह से है, तो इसको कैसे देखा जाए अशोक जी, और इसे कैसे सही साबित कर दिया जाए? शहजाद पूनावाला, रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पहले तो निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन तब था जब नवीन चावला, MS गिल और TN सेशन थे। आज तो बिल्कुल ही निष्पक्ष नहीं रहा,
क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसमें है शामिल। पहले सरकार डायरेक्टली अपॉइंट करती थी, तब बड़ा निष्पक्ष था, फिर मंत्री भी बनाती थी। एनीवे, दूसरी बात, ये जब कांग्रेस वाले एफिडेविट में दे देते थे कि भाई 45 लाख फेक वोटर है, काटो इसको, फिर 40 लाख फेक वोटर है, काटो इसको, और जब अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे 45 लाख फेक वोटर है बंगाल में, काटो इनको, तो ये वोटर जो थे इनको भी आपने वोटर बना दिया था या इनके वोटिंग अधिकार ले लिए थे? ये 27 लाख वोटर है, ये जानकारी इनके पास कहां से आ गई? और ये सारे के सारे इन्हीं के लिए वोट कर रहे थे, ये जानकारी इनके पास कहां से आ गई? बाय द वे, एसआईआर जहां पे हुआ, बंगाल का उदाहरण लेते, लास्ट हुआ है, इंडियन, इनको पेपर भी पसंद है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि जहां 20 सीट में सबसे ज्यादा कटा एसआईआर के माध्यम से वोट, वहां पर 13 सीट पे तो टीएमसी जीती, जहां मैक्सिमम डिलीशन हुआ वहां टीएमसी जीती, कांग्रेस भी जीती। अब मैं पूछना चाहता हूं मेरे बड़े भाई अखिलेश जी से, अखिलेश जी बताइए कि ये 27 लाख को वोटर आपने कैसे घोषित कर दिया भाई? आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाकर आपने घोषित कर दिया कि ये सब वोटर है और सब मेरे वोटर है? बताइए। देखिए, ये बात तो सही है कि अभी इसमें 27, हाँ बोलिए। नहीं, मैं शहजाद साहब की बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़ी अच्छी तर्क देते हैं शहजाद जी। वो मेरा वोटर है शहजाद जी, आपका वोटर है, ये विषय नहीं, वो भारत का वोटर है, ये विषय। ये कहां से बोला आपने? किसी भी भारत के नागरिक को नहीं, ये सवाल ही लेना। हम तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम उस पर अपने वोट या आपके वोट की बात नहीं करते। लेकिन अगर भारत का कोई भी नागरिक है शहजाद साहब, लेकिन अगर उसे उसके मतदान के अधिकार से वंचित किया जाए, क्या ये हमारे आपके लिए सामूहिक चिंता का विषय है? अखिलेश जी, एक सेकंड पॉज मारिए, पॉज बटन दबाइए, पॉज बटन। इलेक्शन कमीशन जब तय करता है कि कोई वोटर है कि नहीं, 3 पैमाने होते हैं। एक होता है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए संविधान के हिसाब से, दूसरा 18 की वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और उसका जो है फिर तब वोटिंग अधिकार होता है। तीसरा जब वो उसी क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब प्राइमा फेसाई उनके पास अधिकार है कि भाई भारतीय है कि नहीं वो चेक करे, और अगर उसमें डाउट है फिर आगे उस पर पड़ताल हो, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो आपने कैसे घोषित कर दिया कि भाई वो भारतीय नागरिक है या नहीं है? वो तो प्रक्रिया होगी तब तो पता चलेगा। आपने कैसे घोषित कर दिया? मतलब कि क्योंकि आपको एक वर्ग के लोगों को बचाना है, वो भारी है, उनको अधिकार देना है। अच्छा, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, क्या भारत के संविधान के तहत भारतीय को नहीं, भारी को वोट अधिकार मिलना चाहिए क्या? सोनिया गांधी 68 में शादी करके 83 में नागरिक बनती, 80 में उनका वोट, कैसे? ये वोटिंग अधिकार कहां से मिल रहा था भाई? शहजाद साहब, आप जैसे तर्क में किसी भी चीज को कुछ भी साबित करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम तर्क में कहां जीतेंगे? लेकिन मुझे तो इस बात से पीड़ा है कि उन लोगों को जो भारत के नागरिक थे, उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया गया। आप कुछ भी समझा सकते हैं साहब। अच्छा, चलिए मैं आपको आसान कर देता हूं, आसान करता हूं। आप आसान ना करें, आप ऐसे ही और आसान कर रहा हूं, हम इसको भी मान लेते हैं। आसान कर रहा हूं आपके लिए, बहुत आसान। डिबेट 10 मिनट में 5 मिनट खत्म। लेकिन उन लोगों के अधिकार, उनके हाँ, सदिए ना, आप बड़े अधिकारों की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत अधिकारों की बात हो रही है। तो 27 लाख बोला ना आपने, चलिए 2700 नहीं, 270 नहीं, 27। अशोक जी 10 मिनट आज डीडी का शो बढ़ा दो। ये 27 नाम ले आए कि ये जेन्युइन थे, इनके वोट नहीं आए इस बार, ये जेन्युइन थे, ये 27 दे दे। 27 लाख बोला ना, मैं सिर्फ 27 मांग रहा हूं, कितना ही हो गया? अशोक जी अगर वो दे देते तो मैं छोड़ देता हूं राजनीति। चलो बोलिए अखिलेश। नहीं, आप राजनीति नहीं छोड़ो, मैं छोड़ दूंगा। सुन लो ना, आप तो ऐसे छोड़ने वाले हो, कहां छोड़ोगे आप? अरे 27 तो ले आओ, 27 लाख साहब। सर राजनीति सुनिए ना, मेरा एक निवेदन है, सुनिए, मेरा एक निवेदन है, सुनिए मेरा एक, अरे सुनिए ना अखिलेश जी सुनिए ना, मेरा एक निवेदन है, आप दोनों, अरे भाई सुनिए ना मेरा, अरे अखिलेश जी सुनिए तो सही, अरे सर सुनिए तो सही, आप कहाँ रुकते हो? अरे सुनिए तो सही, आपसे कौन जीत सकता है? अरे सुनिए तो सही, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। अरे बाबा आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए अखिलेश जी? अरे सुनिए ना, मेरा एक आग्रह लीजिए ना। अरे अखिलेश जी मेरा एक आग्रह लीजिए ना, मेरा एक आग्रह लीजिए, और मेरा छोटा सा आग्रह है, राजनीति ना आप छोड़िए ना शहजाद भाई छोड़िए, किसी को राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दुराग्रह छोड़ दीजिए कि भारत का चुनाव आयोग जो है
वो वोट चोरी करवा रहे। किसी को राजनीति छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये दुराग्रह तो छोड़ दीजिए। और निखिल जी आपके लिए एक जानकारी, क्योंकि अभी चुनाव आयुक्तों की बात है नहीं, क्योंकि जो है गोल पोस्ट बदलने की भी बड़ी आदत है। अभी तो ईवीएम पे बात चल रही थी, ईवीएम को लेकर 40-41 बार जो है कोर्ट ने कहा है। अब मुझे लगता है कि वोट चोरी और लेकर एसआईआर को भी लेकर कि जब तक कि 40-41 बार सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं एसआईआर को। 40-41 बार जब चपत लगी ना तब ईवीएम का मामला छोड़ा। मुझे लगता है अब इनको 40-41 चपत उस पर भी लगे। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव आयोगों की बात हो कि चुनाव आयुक्त जो है, अभी किसी ने कहा शहजाद जी, तो मैं राहुल गांधी जी का एक बयान याद दिला रहा हूं। राहुल जी ने कहा था कि 15 साल से भारत में डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है। 15 साल से राहुल गांधी जी का स्पेसिफिक 15 साल से था, और 15 साल क्यों था आप समझ रहे हैं। लेकिन जानते हैं 15 साल में कौन कौन भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं? जिन 15 साल में राहुल जी कह रहे थे कि जो है वो डेमोक्रेसी हाईजैक हुई, उन 15 साल में सबसे पहले नवीन चावला भी रहे। वो नवीन चावला जिनको सोनिया गांधी जी ने अपॉइंट किया था बिना किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए। इन 15 लोगों में डॉक्टर एसवाई कुरैशी भी थे, उनको भी किसने नियुक्त किया था बताने की जरूरत नहीं है। उनमें वीएस संपत भी थे। तो उन 15 साल में जब यह कहा गया कि 15 साल से डेमोक्रेसी हाईजैक हो रही है, 3 कम से कम चुनाव आयुक्त वो थे जो कांग्रेस की सरकार ने सीधा जिनको चाहा उनको कुर्सी पर बैठाया। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन है, ये दुराग्रह छोड़ दीजिए। ये जो चुनाव आयोग को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर जो नफरत फैलाई गई है वो छोड़ दीजिए। बाकी तो राजनीति आप लोग करते रहिए, आलोचना भी कीजिए, सरकार की भी कीजिए, कोर्ट की भी कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोलिए निखिल जी। सबसे पहले तो शहजाद ने बोला कि सोनिया गांधी 1968 में शादी करती हैं और उसके बाद उनका वोटर आईडी बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब अमित मालविया ने ट्विटर पे डाला था, फर्जी कागज, जिसपे डेफेमेशन पे मानहानि। कोर्ट में केस तो कोई भी कर सकता है, कोर्ट का निर्णय आया है तो बात करो भाई साहब। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आपको कोर्ट में केस चला देता हूं कि शहजाद आतंकवादी है। आपको निर्णय आने के बाद केस को चलाना कि कोर्ट के फैसले की आलोचना हम कर सकते हैं। नहीं, एक सेकंड, आपको इससे क्या मतलब है कोर्ट का फैसला आया नहीं आया? अशोक जी एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमित मालविया ने, जो बीजेपी के आईटी सेल हेड है मेरे हिसाब से, उन्होंने 1981 का एक डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी डालते हैं जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लिखा हुआ है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना 91 में है, लेकिन 81 में इनके पास ये डॉक्यूमेंट आ गया और वो 81 के डॉक्यूमेंट की तरह डाला जा रहा है। वो पूरा फर्जीवाड़ा केस है। उसके बाद अशोक जी आप कहते हैं सोनिया गांधी ने नवीन चावला को अपॉइंट कर दिया। आप मुझे दिखा दीजिए सरकारी कागज जहां लिखा हो कि सोनिया गांधी ने, सोनिया माइनो की हिम्मत है तो अमित मालविया पे केस करे। एक पत्रिका थी, एक पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है? वो आप ही की सरकार थी, उस पत्रिका ने छापा और उस पत्रिका ने बड़ा बड़ा छापा और वो खबर भी है, आपको मैंने कई बार दिखाई है। आज चाहते तो आज भी दिखा देता हूं। आपने आज तक कभी नहीं दिखाई है, मैंने भी आपको बहुत खबरें दिखाई हैं जो आप कभी नहीं दिखाते हैं। अच्छा, मैं अभी दिखा देता हूं, बोलिए। चीज कही गई नहीं, एक सेकंड, आपने एक चीज एक और पुराने चुनाव आयोग पे, चुनाव आयुक्तों पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पक्षपाती थे क्योंकि केवल सरकार मैंने नहीं कहा, वाजपेयी मैंने सरकार बिल्कुल नहीं कहा सर, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप लोग शहजाद ये इंसिनुएट कर रहे हैं। मैंने कहा इंसिनुएट किया? सिंपल सी बात है, वाजपेयी सरकार ने भी चुनाव आयुक्तों को अपनी मर्जी से अपॉइंट करा, मनमोहन सरकार ने करा, उससे पहले की सरकारों ने करा। लेकिन 2002 से पहले मुझे किसी एक बड़े विपक्षी नेता का बयान दिखा दीजिए जहां पर चुनाव आयुक्तों की निष्पक्षता पे सवाल उठाए गए हों, जहां ये बोला गया हो कि चुनाव आयोग तो सरकार के लिए काम कर रहा है। चुनाव वाले के पास तो बहुत मोदी जी का नाम लिया, कभी उनपे सवाल 2002 से पहले, इसीलिए 2002 मोदी जी के लिए निकाला मैंने, और वो उस टाइम बोल रहे थे जब उन्हीं की सरकार थी सेंटर में। शहजाद जवाब दीजिए, शहजाद इनको शायद पता नहीं है सेल्फ गोल करने आते हैं। नवीन चावला पे आरोप बीजेपी ने नहीं, मिस्टर गोपाल स्वामी ने लगाए थे। पर लेटर लिख के सुसु ब्रेक में जाते हैं। अच्छा सुनो, आरोप क्या लगा था वो भी सुनो। आरोप क्या, अरे सुनो, अब सुनिए ये भी खबर आप कहेंगे कहां से आई। पेज नंबर 1 पे लिखा था कैसे सुसु ब्रेक के लिए जाते हैं नवीन चावला और सुसु ब्रेक में फोन करके बताते हैं कि डेट क्या है चुनाव की। ये उनका आरोप। अच्छा दूसरी बात,
मैंने अब शहजाद को सिर्फ रील कटवानी है, शो में उन्हें डिबेट नहीं अरे करनी है, आपका बहुत कुछ कट गया रील कटवाने के लिए आए। आपका इस ऑर्डर के बाद बहुत कुछ कटा है, उसको संभालो। अब मैं ये दूसरी देखिए, बात अब ऐसी सुन ये तो लो। भाषा का प्रयोग करेंगे तो मैं करूं। अरे अभी आपने रील काटने की बात भाषा की। का स्तर की भाई, कोई मर्यादा भाई, नहीं है। भाई, कुछ आपने भी क्या आके सोचा? बोल भाई लो, सुनिए क्या ना, आप दिक्कत लोग है? सुनिए शहजाद अरे थोड़ा आप संभाल के बोला करो। सुनिए याद दिलाऊं क्या हुआ था 1.5 साल पहले, थोड़ा संभाल के बोला करो। सुनिए कटने काटने की बात आपने की। मेरा फिर से एक निवेदन है, देखिए रील कटे तो कटे, कम से कम भारत के चुनाव आयोग की गर्दन मत काटे, गर्दन मत, ठीक है ना। रील सर कटे मत काटे। उसमें EVM किसी पे को किताब एक किसने मिनट, लिखी उसमें है, किसी अशोक को जी? एक मिनट, से मत उसमें काटिए। किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रील काट रहा है मेरे कार्यक्रम से, उसको किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की गर्दन काटने की बात मत कीजिए। अब मैं ये पर्चे पढ़ने शुरू करूं, अब मैं ये पर्चे पढ़ने नेता शुरू करूं। प्रतिपक्ष की गर्दन सुनिए काटना सुनिए सही है? सुनिए एक मिनट, अब नहीं, नहीं, नेता अब सुनिए, प्रतिपक्ष की गर्दन अब काटना सुनना सही है? पड़ेगा, ओम ये बिरला के गंभीर सहयोगी मसला ने है, कहा था। अब सुनना कोई नहीं पड़ेगा, काट रहा गंभीर भाई। मसला है, ये सुनना पड़ेगा, गंभीर मसला है। नेता प्रतिपक्ष की गर्दन काटना गंभीर मसला जो नहीं है। काटने वाले सब उन्हीं के मित्र सहयोगी ने हैं। कहा था ना। काटने वाले सब निखिल जैन कसाई चाहते उन्हीं के मित्र हैं, हैं। निखिल जैन चाहते हैं कि मैं ये पन्ने ना पढ़ूं, इसलिए वो शोर मचाएंगे, लेकिन मैं ये पन्ने जरूर पढ़ूंगा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सबसे पहले ये पन्ने पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रुद्र प्रताप, क्योंकि मैं मेरे और अखिलेश जी के बाद, क्योंकि देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, मैं शुरू में कहा और अब दोहरा रहा हूं, निखिल जैन हो या कोई भी हो, सरकार की आलोचना कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट की आलोचना भी करिए, लेकिन कम से कम देश में ऐसा माहौल मत बनाइए कि सब कुछ देश में जो है सारी संवैधानिक संस्थाएं चौपट हो गई हैं और संवैधानिक संस्थाओं के अध्यक्षों को सड़क पे खींच के मारने की बात कम से कम नहीं कीजिए। इतना तो इस देश पर रहम कीजिए। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है SIR को लेकर, और संविधान की दुहाई एजेंडा हुआ धराशायी, क्योंकि संविधान की दुहाई देकर ही देश में ये एजेंडा चलाया गया था कि SIR जो है असंवैधानिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र का हत्या इससे हो रही है। चुनाव जो है लूटे जा रहे हैं, चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, वोट चोरी की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि ये संवैधानिक अधिकार है चुनाव आयोग का जो SIR प्रक्रिया कराएगी, और SIR की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी थी। इसमें कोई तकलीफ जो एक भी कोई ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही जिसको लेकर अब विपक्ष को जो है कोई मौका मिले। लेकिन विपक्ष अब भी अड़ा हुआ है। लेकिन मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि भाई ठीक है, आप आलोचना कीजिए, सबकी आलोचना कीजिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस देश में माहौल क्या बनाया गया था जब ये पूरा का पूरा SIR को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ये प्रियंका जी ने कहा था, ज्ञानेश कुमार, SS संधू, विवेक जोशी, ये चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी हैं जो देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तीनों लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, इनको पद और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए। जो लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं उन्हें देश भूलेगा नहीं। राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी ने भी इसी तरह के बयान दिए थे
कि इनको कोई देश भूलेगा नहीं और इनका पीछा किया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक इकोसिस्टम लग गया। मैं एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं, माई ब्लड इज बॉइलिंग आफ्टर वॉचिंग राहुल गांधी एक्सपोजे ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इन अदर कंट्री द पब्लिक वुड हैव सेट फायर to the election commission office and dragged officials like Rajiv Kumar onto the street by now। अब तक तो कोई और देश होता तो वहां चुनाव आयोग के दफ्तर में आग लगा दी गई होती और राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त थे उनको सड़कों पर घसीट लिया होता। उसके बाद एक और ट्वीट, दिस मैन मस्ट बी हैंग्ड फॉर ट्रीजन। देशद्रोही ये है और इसको लटका देना चाहिए। द पनिशमेंट फॉर ट्रीजन इन सऊदी अरेबिया इज बिहेडिंग। ये भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके लिए इस तरह की नफरत जो है सरेआम जो है। और इस नफरत के पीछे कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि एसआईआर असंवैधानिक है? मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ये शोभा देता है विपक्ष को? रुद्र विक्रम सिंह जी, क्या इस पूरे मामले में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नैरेटिव जो है अभी थमने वाला है। रुद्र विक्रम सिंह, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये फैसला है, देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला है, इसमें अभी मैं सबकी डिबेट सुन रहा था, हालांकि मुझे भरपूर मौका मिला सबको सुनने का, आपने मौका भी दिया मुझे सबको सुनने का। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो जिसमें कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट किया जा रहा है कि किसी प्रवक्ता ने बोला कि घुसपैठिया किसी को डिक्लेयर नहीं किया गया। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन है उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि वोटर लिस्ट तैयार करने का जो आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 21(3) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो पावर देता है वो देता है। उसके तहत जो एसआईआर की बात हुई वो एसआईआर की बात वो हमेशा कर सकता है इलेक्शन कमीशन, और उसने किया। लेकिन अगर किसी के सिटीजनशिप की बात होती है तो सिटीजनशिप का मसला जो है होम मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये भी कहा कि विद इन 4 वीक जिसका भी नाम डिलीट हुआ है आप उसको 4 वीक के तहत आप होम मिनिस्ट्री को भेजिए और वो डिसाइड करेंगे कि कौन घुसपैठिया है कौन नहीं है। इसमें बहुत पर्टिकुलरली इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया और ये कहा कि ये डिसाइड करने का कि कौन घुसपैठिया है या नहीं है वो डिसाइड जो है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो करेगी। तो यहाँ पे देखिए इतना 124 पेज का इतना अच्छा ऑर्डर आने के बाद भी फिर से उसको कहा जा रहा है, फिर से उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज और इसमें बात चल रही थी कि जो सपा के प्रवक्ता ने कहा कि वोटर 27 लाख वोटर कटे, तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहली लाइन मैं पढ़ना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली लाइन जो उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि बिफोर एनी representative government can count their votes it must first know whose votes may be counted। मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी चुनी हुई सरकार को अपने वोट लेने से पहले या वोट काउंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किसका वोट ले रहे हैं, किसका वोट काउंट हो रहा है। तो ये एक वैलिड वोट काउंट हो रहा है, किसी घुसपैठिए का वोट काउंट हो रहा है या भारत के नागरिक का वोट काउंट हो रहा है, ये जानने के लिए एसआईआर का प्रोसेस टाइम टू टाइम होता रहा है 2003 में। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं हुआ है, पैरा 7 में इस जजमेंट के पैरा 7 में बहुत बखूबी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 में जो एसआईआर का प्रोसेस हुआ था और अब जो है इसके बहुत साल बीत के 20 साल से लगभग ऊपर हो गए, तो एसआईआर का प्रोसेस जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने किया है वो वैलिड किया है, प्रोसेस जो भी अपना है उसको भी वैलिड करार दिया के तहत आर्टिकल 224 के तहत। एग्जैक्टली, प्रोसेस को भी वैलिड ठहराया है। विपक्ष ये भ्रम फैलाने की भी कोशिश कर रहा है कि प्रोसेस जो है उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन प्रोसेस को भी वैलिड ठहराया है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। और जो रुद्र जी ने कहा कि जो बार बार बंगला घुसपैठियों की बात हो रही थी और उसको लेकर बार बार हमने 2 टूक में क्लियर किया कि चुनाव आयोग का यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि घुसपैठिया तय करे। अगर नागरिकता साबित नहीं होती है तो उसके नाम को काट सकता है, उसके बाद जो है गृह मंत्रालय देखेगा। लेकिन अगर किसी को शक है कि घुसपैठिए वोट नहीं दे रहे थे, घुसपैठिए तो वोट ही नहीं देते, तो उसको जाकर आज हाकिमपुर के बॉर्डर पर जाना चाहिए, जहां महिलाएं पुरुष सब बैठे हैं, कह रहे हैं हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर लिस्ट है और वोटर हमारा आईडी कार्ड है, हम अब तक बंगाल में वोट देते थे, हमारा वोट कार्ड दिया, अब सरकार हमको डिटेंशन सेंटर में भेज रही है, इसलिए हम अपने देश वापस जा रहे हैं। वहां पर लाइन लगी हुई है। लेकिन मैं सपा के पास आना चाहूंगा अखिलेश जी। अखिलेश जी, यूपी में तो अब ये मुद्दा नहीं उठाएंगे ना कि भाई वोट कार्ड दिए, क्योंकि अब लड़ाई तो यूपी में ही है। नहीं, यूपी में लड़ाई है और जो चुनावी प्रक्रिया है उस पे हमें अकेले नहीं असूंगी, हो सकता है कि हम यहाँ बैठ के
चार लोग इस बात पे चर्चा करें और इस बात को हम सही साबित कर दें, लेकिन इस देश के की लोकतंत्र की जो आधार और बुनियाद यहाँ का इलेक्शन का जो चुनावी जो प्रक्रिया है वो है, इसी पे हमारा लोकतंत्र टिका है। और जब हम गांव में अशोक जी जाते हैं तो गांव का आदमी कहता है कि भैया क्या करें, यहाँ तो इस गांव में तो पूरे लोग थे लेकिन फिर भी इतना ये परिणाम आया, ऐसा परिणाम आया। हम 37 सीटें जीते हैं यूपी में, इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया और पारदर्शी हो, आम आदमी का भरोसा इस प्रोसेस में उतना बना रहे, तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। हम मानते हैं कि ये प्रोसेस अभी भी पारदर्शी नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात करी, और क्योंकि वोटर अधिक जो लिस्ट थी उसमें पारदर्शिता नहीं थी और इसीलिए ये पूरी प्रक्रिया हुई। और मैंने बताया कि बांग्लादेशी भी यहां वोट दे रहे थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पारदर्शी, कोर्ट का ये दस्तावेज मेरे पास है, वो कोर्ट ने कहा कि ये पारदर्शी प्रक्रिया है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग एक बार स्वागत तो कीजिए, आप लोग स्वागत कीजिए इसका कि बहुत अच्छी बात है। और मेरा मूल सवाल फिर वही है कि अब लखनऊ को लेकर, अब उत्तर प्रदेश को लेकर तो नहीं कहेंगे ना कि एसआईआर करवा दिया और हमारे वोट काट दिए, अब तो वो चीजें खत्म हो गई ना। अखिलेश जी की आवाज। सरकार के सभी फैसलों का स्वागत करता हूं, जो जरूरी है चाहे किसी भी तरीके का हो, आप हमसे स्वागत करा ले। आप 100 रुपए के $5 चला जाएगा, हम उसका भी स्वागत कर देंगे। आप बोलो तो सही, सरकार के कौन कौन से फैसलों का स्वागत करें, हम सब फैसलों का स्वागत कर देंगे। आप बिल्कुल इससे वो ना करें। लेकिन इस देश में जो इस एक आम जनमानस में जो शंका है कि उसका वोट चोरी कर लिया जाता है, उसके अधिकार लूट लिए जाते हैं, हम आम आदमी की जुबान है जिसे हम बोलते हैं। और जब तक आप हमें जो मर्जी साबित करो, आप हमें जो मर्जी आप साबित कर दो, लेकिन उसकी जुबान है, हम बोलते हैं। शहजाद जी एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट में आ रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बोला फैसला था क्या? हाँ, ये सरकार का फैसला था। जानबूझ के अखिलेश जी बोले सरकार के सभी फैसलों का स्वागत करते। अखिलेश जी को लग रहा है कि हम यहाँ पे इतने मासूम हैं। नहीं, आपकी मासूमियत हमको पता है, आप समाजवादी से स्वागत को थोड़ी करेंगे, हम तो उत्सव मनाएंगे। गंगा सफाई का, अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में, आप तो जिसको बोलो, देखिए दुख की बात है, ये दुख की बात है कि संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले लोग संविधान कभी खोल के पढ़ते ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार दो अलग अलग एंटिटी, इनको नहीं पता या जानकर भी जानबूझ के बोल रहे हैं कि सरकार के फैसलों का हम स्वागत करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यार, अशोक जी समाजवादी पार्टी वाले भी डिबेट देखते होंगे आपकी, जैसे भाजपा के कार्यकर्ता देखते हैं, मैसेज करते हैं। इनको क्या लगता होगा अखिलेश जी कितनी गालियां दिलवा रहे हैं, इनके बीएलए इतने निकम्मे हैं, मतलब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और इनके निकम्मे बीएलए कुछ कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, बंगाल में तो बीएलओ भी सरकार के, बंगाल सरकार के मतलब टीएमसी की सरकार के थे, तो वो भी निकम्मे थे। ये कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले इतने निकम्मे कार्यकर्ता रखते हैं, मतलब बताइए रात को 10 साढ़े 10 बजे वो बेचारा देख रहा होगा, उसने लगाया होगा कि अखिलेश जी डिबेट पे है, अब मैं सुन लेता हूँ अखिलेश जी क्या बोलेंगे, तारीफ करेंगे, अरे गाली देने लग गया। आखिरी बात अखिलेश जी, आखिरी बात 5 सेकंड, ओनली 5 सेकंड। अच्छा, अभी ये एसआईआर छोड़ दो, बड़ा टेक्निकल है। इनके एक साथी आरजेडी वाले तो अलग ही जोन में रहते हैं। आरजेडी वाले ने बोला था ईवीएम में 25-25 हजार वोट प्री लोड होते हैं एक ईवीएम में। अच्छा, एक ईवीएम में मैक्सिमम 1200-1300 वोट पड़ते हैं, आप जानते हैं। अब बताइए अखिलेश जी ऐसे आरोप लगाते हैं आप, न सिर है न पैर है। मेरे बीएलओ नाचे भी है, गाए भी है, बीएलए और 72 वाली भाजपा को 33 पे लाए। ये मैं उनके उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपको बधाई देते हैं। काम कर रहे हैं ना वो, अयोध्या से लेके इलाहाबाद तक जो पूरी रामगंगा वाली लाइन है, हम उस पे नहीं कहते। इसके बाद भी शहजाद साहब, इसके बाद भी बावजूद भी वोटिंग मशीन को हम पसंद नहीं करते, हम कहते उसको भी बदला जाए, उसके जगह पे बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। हम ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस चाहते हैं, वो हम मांग करते थे, करते रहेंगे। ओके सर, ट्रांसपेरेंट आप प्रोसेस चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के लिए ही चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाया, जिसे आज भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहरा दिया है। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि हम उत्सव करवाएंगे, तो अखिलेश जी मेरा निवेदन है, सफाई में एक उत्सव होना चाहिए। एसआईआर जो है बढ़िया हुआ, उसको लेकर सर बुलाइए, मैं आऊंगा सर, मैं बिल्कुल आऊंगा सर, आप करवाइए तो सर मैं जरूर आऊंगा सर, मैं कह रहा हूँ इसका उत्सव। लेकिन अंत में मैं एक ही बात, आपके होस्ट होंगे सर मैं एक अंत में एक ही बात कह रहा हूँ, आपने जो कहा निखिल जी, क्योंकि
अखिलेश जी ने कहा कि भ्रम मत फैलाइए। मैं यही कह रहा हूं सर, इस देश में एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया गया। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई, राहुल गांधी ने कहा, और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर संजय कुमार ने जो CSDS ने जो ट्वीट करा था उसको लेकर माफी मांगी कि मैंने गलत कहा था, उसको लेकर राहुल गांधी ने माफी मांगी। जिस आदित्य श्रीवास्तव का राहुल गांधी ने जिक्र किया वो 3 राज्यों में जो है उसका वोटर लिस्ट में नाम को, उसमें उसने कहा कि राहुल गांधी का दावा आदित्य श्रीवास्तव ने गलत साबित किया। मैंने 4 बार वोट डाला, ये गुरकीरत सिंह डांग के नाम पर राहुल गांधी जी ने दावा किया, और गुरकीरत सिंह डांग ने कहा कि मेरा बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है, और चुनाव आयोग ने भी पुष्टि कर ली एक ही है। अमन कुमार को यह कहा गया कि अमन कुमार के वोट काट दिया गया। अमन कुमार ने कहा नहीं, मेरा नाम तो है वोटर लिस्ट में। उसके बाद एक रंजू देवी आई थी जो राहुल जी की सभा में थी, और रंजू देवी ने माइक पर बोला कि मेरा वोट काट दिया गया, लेकिन रंजू देवी ने कहा कि मुझे तो जो मेरे अधिकारी ने बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया। उसके बाद राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी बिहार में, उसमें जो एक और सुबोध नाम का व्यक्ति था जो कह रहा था मेरा वोट काट दिया गया, वो पता चला वो आरजेडी का वो बूथ एजेंट था और उसका वोट था। और प्रियंका जी ने मिंता देवी को बताया कि 124 साल की है, वोट देती है। मिंता देवी ने कहा मेरे नाम से झूठ बोला जा रहा है। राहुल गांधी के पास ईसी के जो भी रिकॉर्ड थे वो डुप्लीकेट थे, ये ईसी ने बताया। 20 साल से बंद मकान का दावा निकला झूठा कटिहार के बारे में। चिट्ठी नहीं, फॉर्म भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए चुनाव आयोग ने। मैं फिर से कह रहा हूं, ये से इतनी सारे में ये भ्रम, अगर इस पर 1 घंटे का प्रोग्राम करा जा सकता है जो भ्रम फैलाए गए। तो मैं अखिलेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, इस देश में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। एसआईआर के नाम पर, वोट चोरी के नाम पर एक भ्रम फैलाया गया इतने साल तक देश में। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद करता हूं कि भ्रम पर विराम लग जाएगा। निखिल जी हैरान है, 30 सेकंड दे देता हूं आपको, नहीं तो फिर आप, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जल्दी से बोल दीजिए। इतने साल तो आपने कह दिया, फिर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो अभी केवल 9.5 महीने हुए हैं, और एसआईआर 10 महीने पहले आया, तो उससे पहले ही आप कह रहे विपक्ष बोलने लग गया था। ऐसा तो हुआ नहीं था पहली बार। सर आप ईवीएम को गिनना भूल गए सर, आप ईवीएम को गिनना भूल गए सर। उसमें तो मुझे बीजेपी से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिसने भी शुरुआत की थी, अरे भाई जिसने भी शुरुआत की थी, गलत किया था। अगर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया था, भाई सुनिए, बीजेपी ने 1 मिनट, अब समय अगर नहीं है तो 1 मिनट बंद कर दीजिए इनका, मैं रिबटल, समय है तो चलने दीजिए निखिल जैन को, नहीं तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, मैं इनका रिबटल कर दूं, नहीं तो मुझे रिबटल करना पड़ेगा। मेरा अगर प्रोड्यूसर सुन रहे हैं, बीजेपी ने किया, नरसिंह राव ने किताब लिखी, गलत थी, जीवीएल नरसिंह राव, और बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ, बीजेपी बैकफुट पर गई। लेकिन आप लोगों का क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप ना बैकफुट पे जाने को तैयार है, ना सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये कहने को तैयार है इस फैसले का सम्मान करेंगे। आप कह रहे हैं मानना पड़ेगा, अरे एहसान नहीं करेंगे निखिल जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप अगर आज मान लेंगे तो कम से कम इतनी शिष्टता बरतिए, कहिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमने स्वीकार करा। जो बीजेपी ने भूल की थी स्वीकार करी, आपने जो भूल की है उसको स्वीकार कर लीजिए, देश आपका बहुत एहसानमंद होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।